हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं रांची यूनिवर्सिटी में जिनका भी सेमेस्टर 7 में मेजर 16 के रूप में हिंदी ऑनर्स है। तो आज ये वीडियो उसके लिए है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम भी नज़दीक आ गया है, आप लोग को पता है। तो इसमें 2 यूनिट आप लोगों को पढ़ना है और इन दोनों यूनिट में से जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें कराए हैं। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं आएगा। तो चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि जो अस्मिता केंद्रित विमर्श है इससे आप क्या समझते हैं, इसकी आवश्यकता एवं महत्व का विस्तार से विवेचना करना है। तो विमर्श का मतलब हम बता देते हैं। विमर्श का मतलब है जब भी किसी लिंग को, किसी दलित को, किसी जनजाति को दबाया जाता है, उसके आवाज़ों को दबाया जाता है, तो उस पर जो चर्चा करते हैं हम लोग, उस पर जो निर्णय लेते हैं हम लोग को, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? विमर्श। क्या नाम देते हैं? विमर्श नाम देते हैं। और अस्मिता केंद्रित विमर्श की आवश्यकता आखिर हम लोगों को क्यों पड़ता है, तो इसके लिए क्या कारण है, सुनो क्यों पड़ता है। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, समाज में अनेक वर्ग ऐसे हैं जिन्हें सदियों से भेदभाव, शोषण और उपेक्षा का शिकार होना पड़ा है। उनकी समस्याएं मुख्य धारा के विमर्शों में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं कर पा सकी, उसको हम लोग आगे बढ़ाने का काम करते हैं। यह विमर्श उन वर्गों की अपनी बात कहने और अनुभवों को साझा करने और अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने का मंच प्रदान करती है। इसके अलावा यह विमर्श सामाजिक न्याय, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का भी स्थापना में सहायता करता है। इसलिए हम लोग को आवश्यकता पड़ता है। और जो समाज में विविधता को भी सम्मान दिलाना, लोकतांत्रिक मूल्यों को भी मजबूती मिलती है इससे। अगर इसका हम लोग महत्व का बात करेंगे कि इसका महत्व क्या है, तो इसका महत्व यह है कि वंचित वर्गों का ये पहचान करवाता है, उसमें न्याय, भेदभाव, शोषण और असमानता के खिलाफ चेतना जागृत करता है, साहित्य को समृद्ध बनाता है, सामाजिक परिवर्तन और न्याय की दिशा की भूमिका को निभाता है, मनुष्य की जो गरिमा है, समानता है, अधिकार है, उसका भी रक्षा कराता है। इसके अलावा दूसरा प्रश्न देखेंगे कि दलित विमर्श की संकल्पना स्पष्ट करते हुए हिंदी साहित्य में उसके स्वरूप एवं विकास पर प्रकाश डालना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? दलित के बारे में। ठीक है, दलितों को भी बहुत ज़्यादा पहले दबाया गया है, ठीक, उनके आवाज़ों को दबाया गया है, ठीक, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो दलित जो विमर्श संकल्पना है, ये जो है ये उन साहित्य चिंतन, मंथन और लेखन से है जिसमें समाज के दलित वर्ग में अनुसूचित जाति, जनजाति, वंचित एवं उपेक्षित लोग हैं के जीवन और उनकी पीड़ा, संघर्ष, अधिकारों एवं अस्मिता को केंद्र में रखकर साहित्य रचना की जाती है। यह विमर्श समाज में व्याप्त जातिगत भेदभाव, शोषण और असमानता के विरुद्ध आवाज़ उठाने का एक माध्यम है। तो ऐसे दलित हैं जिनकी आवाज़ को दबाया गया, उनके पीड़ा, संघर्ष के बारे में हम लोग इसमें जानेंगे। तो हिंदी साहित्य में दलित विमर्श का जो स्वरूप रहा है, उसका स्वरूप निम्नलिखित रूपों में दिखाई देता है। जो पहला रूप है वो है आत्मकथा साहित्य के रूप में। दलित जीवन के यथार्थ अनुभव, संघर्षों और आत्मसम्मान की कहानियाँ दलित विमर्श का प्रमुख स्वरूप, जैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि की जूठन, तुलसीराम की जो मुदहिया है, इन सभी साहित्यों में, आत्मकथा में उनके जो दलित का जो दुख है, कष्ट है, जो उनको दबाया गया है, उसके बारे में लिखा गया है। इसके अलावा कहानी एवं उपन्यास के रूप में भी लिखा गया है, ठीक। इसके अलावा जो कविता साहित्य के माध्यम से भी इसको बताया गया है, आलोचनात्मक साहित्य के रूप में भी इसको बताया गया है। हिंदी साहित्य में दलित विमर्श का विकास कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, तो प्रेमचंद के समय से ही दलित जीवन की समस्याओं का वर्णन हिंदी साहित्य से में मिलने लगा है। हालांकि यह मुख्यतः सहानुभूति भाव का आधारित था, न कि अनुभवजन्य लेखन पर था, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 3 नंबर कि हिंदी साहित्य में नारी विमर्श की अवधारणा, आवश्यकता एवं प्रमुख विशेषताओं का विवेचना करना है, ठीक है। अब हम लोग नारी विमर्श के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, नारी विमर्श के बारे में। तो यहाँ पर देखिए, प्रारंभ में नारी से विमर्श अभिप्राय उस साहित्यिक एवं सामाजिक चिंतन से है जिसमें स्त्री के जीवन, अधिकार, स्वतंत्रता, अस्मिता, संघर्ष, समानता को केंद्र में रखा जाता है। यह विमर्श पितृसत्तात्मक व्यवस्था द्वारा स्त्री पर लगाए गए बंधनों, भेदभाव और शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाता है। हम बताएं ना कि जिसको दबाया गया, पुराने ज़माने में पितृसत्तात्मक व्यवस्था चलता था जिसमें स्त्रियों को बांध कर रखा जाता था, उसके साथ भेदभाव किया जाता था, उसका शोषण किया जाता था, इसके अलावा उसकी स्वतंत्रता को छीन लिया जाता था। तो ये सारा हम लोग नारी विमर्श का संकल्पना है।
हिंदी साहित्य में जो नारी विमर्श की आवश्यकता है वो बहुत ज़्यादा है। लैंगिक भेदभाव के रूप में देखा जाता है, स्त्री अस्मिता की स्थापना, इसके अलावा पितृसत्तात्मक व्यवस्था का विरोध, शोषण एवं हिंसा के विरुद्ध आवाज़, शिक्षा एवं आत्मनिर्भरता को दर्शाता है, समानता एवं अधिकार में भी, ठीक। इसके अलावा हिंदी साहित्य में नारी विमर्श की प्रमुख विशेषताओं को भी देखा जाता है। जो विशेषता है, स्त्री अस्मिता पर बल दिया गया, स्वतंत्रता की भावना को दिखाया गया, मांग करता है इसमें। पितृसत्तात्मकता का बहुत ज़्यादा विरोध किया गया, शोषण के विरुद्ध संघर्ष किया, दहेज, घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, भेदभाव, इन सभी चीज़ों पर। समानता का जो भावना है नारी और पुरुष के बीच, इसमें अवसर का समानता पर जोर दिया गया, आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया कि स्त्री जो है वो खुद से आत्मनिर्भर बन सकती है। रूढ़ियों का विरोध किया गया। इसके अलावा बहुत सारे चीज़ें और पॉइंट लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा आप इसको। 4 नंबर प्रश्न का देखेंगे तो हिंदी साहित्य में दलित विमर्श और नारी विमर्श के प्रमुख सरोकारों का तुलना करना है। तो अभी हम लोग दलित विमर्श भी पढ़े और नारी विमर्श भी पढ़े, तो इस क्वेश्चन को जो दोनों ऊपर वाला क्वेश्चन पढ़े, दोनों क्वेश्चन को दोनों में लिख दीजिएगा, ठीक। उत्पीड़न के आधार पर कैसे कैसे दलितों को दबाया गया है, नारी को दबाया गया, प्रमुख लक्ष्य क्या था दलित विमर्श में और नारी विमर्श में, मूल समस्या क्या था। जो थोड़ा सा भी दिमाग लगाइएगा, सारा क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली और आसानी तरीके से एग्जाम में लिख पाइएगा। और कॉपी कैसे लिखा जाना है वो आप लोगों को पता होगा, क्योंकि सेमेस्टर 7 में है तो एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होगा। और यदि अभी भी आप लोगों का बैक लग जाता है तो आप मेरे चैनल पर एक वीडियो है, ठीक है, कि आप बैक लगने से कैसे बच सकते हैं, तो उसको जा करके ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर दलित और नारी विमर्श दोनों का तुलना करने बोला था, तो दोनों इसमें देख लीजिएगा। फिर इसमें बात किया है कि हिंदी में जनजातीय विमर्श की अवधारणा स्पष्ट तथा इसकी प्रमुख विशेषताओं एवं समस्याओं पर प्रकाश डालिए। तो जनजातीय विमर्श भी वही है, ठीक है। इसमें क्या किया गया, जो जनजाति थे उनके जीवन, संस्कृति, संघर्ष, अधिकार और विकास से संबंधित है। यह विमर्श जनजातीय समाज की उपेक्षा भी करता है, शोषण, विस्थापन, संस्कृति क्षरण और इसके अलावा जो उसका ज्ञान था उससे उन लोगों को वंचित किया गया, आस्था से उनके आस्था पर ठेस पहुंचाया गया, उनके अधिकारों को पहचान दिलाने का काम करती है विमर्श में। जनजातीय विमर्श की प्रमुख विशेषताएं भी है। प्रमुख विशेषता इसका क्या है, तो ये प्रकृति से बहुत ज़्यादा गहरा संबंध रखता है, सामुदायिक जीवन व्यवस्था को अपनाए रखता है, ठीक है। लोक संस्कृति और परंपराओं की समृद्धि है इसमें। शोषण और उपेक्षा का ये लोग विरोध करता है, अस्मिता और अधिकार का चेतना है इसमें। विकास और वैकल्पिक दृष्टि है, मुख्य धारा से अलग अलग पहचान है, साहित्य में यथार्थता का क्या है, चित्रण भी है। इसके अलावा जनजातीय विमर्श की प्रमुख समस्याएं क्या क्या है, तो समस्या है, पहला समस्या जो है विस्थापन का समस्या, आर्थिक शोषण किया गया, सांस्कृतिक क्षरण किया गया, शिक्षा और स्वास्थ्य में कमी देखा गया, सामाजिक भेदभाव को देखा गया, राजनीतिक उपेक्षा को भी किया गया। इसके अलावा बात करेंगे हम लोग बाल विमर्श, ठीक है, से आप क्या समझते हैं हिंदी साहित्य में बाल विमर्श की आवश्यकता एवं महत्व का विवेचना करना। तो बाल विमर्श में हम लोग यहाँ बच्चों के बारे में पढ़ेंगे। तो बाल विमर्श से अभिप्राय समाज में बच्चों के जीवन, अधिकारों, समस्याओं, संवेदनाओं और सपनों के और उनके सर्वांगीण विकास से संबंधित उन विचारों से है जो बालक को केंद्र में रखकर उसकी दृष्टि से उसकी स्थिति, भविष्य पर चिंतन करता है, उनका सम्मान, उसका सुरक्षा, शिक्षा, पोषण, व्यक्तित्व विकास की ओर पक्ष लेता है। हिंदी साहित्य में बाल विमर्श की आवश्यकता क्यों है, बहुत ज़्यादा इसमें बदलाव करने का ज़रूरत है स्टार्टिंग में, शुरुआत में। तो बदलते सामाजिक परिवेश में बच्चों की उपेक्षा भी होने लगा, उसका हनन में और स्थितियाँ जो हो रही थी वो बढ़ रही थी, बच्चों का शोषण ज़्यादा बढ़ रहा था। बाल अधिकारों की रक्षा के लिए इसका आवश्यकता हुआ हिंदी साहित्य में। संवेदनशील समाज के निर्माण के लिए इसका आवश्यकता हो गया। बाल साहित्य के विकास के लिए हुआ। बाल शोषण का रोकथाम जो था उसके लिए करना पड़ा। इसके अलावा हिंदी साहित्य में बाल विमर्श का महत्व बहुत ज़्यादा देखने को मिला, तो इसको भी पढ़ लीजिएगा आप। अगला प्रश्न देखिए 7 नंबर, विकलांग विमर्श। अब देखिए विकलांगों को बहुत ज़्यादा समाज में उस समय नहीं दिया जाता था, ठीक। विकलांग विमर्श के बारे में बात करेंगे तो इसमें सामाजिक एवं वैचारिक दृष्टिकोण को कहते हैं, जिसमें शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या बहुविकलांग व्यक्तियों के जीवन, अनुभव, अधिकारों और समस्याओं और संघर्षों को केंद्र में रखकर विचार किया जाता है। यह विमर्श विकलांग व्यक्तियों को दया का पात्र मानने की मानसिकता का विरोध करता है और उन्हें सम्मान, अधिकार और अवसर दिलाने का मांग करता है, ठीक है। इसके आगे देखेंगे
विकलांग विमर्श के प्रमुख सरोकार क्या हैं? तो प्रमुख जो सरोकार है इसका ये है समानता का अधिकार दिलाना, सम्मान और गरिमा, शिक्षा का अधिकार, रोजगार और आत्मनिर्भर बनाना, सामाजिक समावेशन करना, बाधा मुक्त वातावरण लाना। ठीक है, इन सभी चीज़ों के लिए विकलांग विमर्श बहुत जरूरी था। निष्कर्ष पढ़ लीजिएगा एक बार। फिर किन्नर विमर्श, किन्नर को भी समाज में बहुत ज़्यादा वैल्यू पहले नहीं दिया जाता था, तो इसमें भी हम लोग क्या किसके बारे में जानेंगे? ठीक, एक बार जो थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, विमर्श के बारे में समझ लीजिए, फिर जिसके बारे में पूछिएगा आप सभी उसके बारे में भली भांति परिचित हैं, ये आप अपने दैनिक जीवन में देखे हैं। तो जो जो आप अपने दैनिक जीवन में देखे हैं उसी चीज़ को आप एग्जाम में लिख दीजिएगा। तो किन्नर विमर्श में जो है साहित्यिक समाज में इसलिए चिंतन करना पड़ा क्योंकि समुदाय में जिसको ट्रांसजेंडर या हिजड़ा के जीवन या अस्मिता, अधिकारों, सम्मान, समानता और उनकी समस्याओं को केंद्र में रख करके उसकी गरिमा की स्थापना के लिए आवाज़ उठाता है। इसमें सामाजिक उपेक्षा और भेदभाव के विरुद्ध के लिए इसका आवश्यकता पड़ा, मानवीय अधिकारों की स्थापना के लिए इसका आवश्यकता पड़ा, अस्मिता और सम्मान के प्रति के लिए इसका ज़रूरत पड़ा, सामाजिक जागरूकता के लिए इसका ज़रूरत पड़ा, न्याय और समानता के लिए, ठीक है, साहित्य के दायरे में विस्तार के लिए इसका ज़रूरत पड़ा। इसके अलावा हिंदी साहित्य में किन्नरों का जो विमर्श है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। उनका जीवन संघर्ष, पीड़ा, अपमान और आशाओं को साहित्य में स्थान देता है। ठीक, अगला देखिए 9 नंबर प्रश्न, अस्मिता केंद्रित विभिन्न विमर्शों, नारी, दलित, जनजातीय। अब देखिए जो जो ऊपर में पढ़े हैं सबको एक साथ मिला दीजिएगा तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर प्रश्न, हिंदी साहित्य में दलित विमर्श और नारी विमर्श के प्रमुख सरोकारों का तुलना कीजिए। तो हम लोग दलित विमर्श भी पढ़ चुके हैं और नारी विमर्श भी पढ़ चुके हैं। दोनों का तुलना करना है तो दोनों का तुलना उत्पत्ति के आधार पर कर दीजिए, मुख्य उद्देश्य के आधार पर कर दीजिए। इसके अलावा आप जो है मूल समस्या के आधार पर कर दीजिए, शोषण के स्वरूप के आधार पर कर दीजिए, संघर्षों के आधार पर कर दीजिए। अगला प्रश्न देखेंगे, हिंदी साहित्य में दलित विमर्श और नारी विमर्श के प्रमुख सरोकारों को लिखना है। इसमें सरोकारों को लिखने के लिए बोला है, तो उत्पीड़न का आधार को सरोकार मान लीजिए। ठीक है, मुख्य उद्देश्य, दोनों क्वेश्चन लगभग एक ही जैसा है। ठीक है, यहाँ से देखिए क्वेश्चन अलग है। एक कहानी यह भी मैं नारी अस्मिता एवं स्त्री जीवन की समस्याओं का चित्रण किस प्रकार हुआ, विस्तार से समझाइए। तो एक कहानी है, एक कहानी यह भी मन्नू भंडारी के स्त्री जीवन पर केंद्रित संस्मरणों लेखों का संग्रह है। इसमें लेखिका ने अपने अनुभव, देखे सुने प्रसंगों और समाज में स्त्री की स्थिति को संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत किया और यह पुस्तक स्त्री की अस्मिता, उसके संघर्ष, उसकी आकांक्षाएं, उसके सामाजिक संरचनाओं पर गहरी चोट करती है जो स्त्री को लगातार सीमित और नियंत्रित कर रही है। नारी अस्मिता का जो चित्रण है, मन्नू भंडारी ने स्त्री को केवल भावुक या त्यागमयी रूप में नहीं बल्कि एक स्वाभिमानी, सोचने समझने वाली, संवेदनशील और निर्णय लेने वाली व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया है। स्त्री अपनी पहचान बनाना चाहती है, वह केवल किसी की बेटी, पत्नी या माँ भर नहीं रहना चाहती है। लेखिका यह बताती है कि स्त्री भी अपने सपने देखती है, अपनी इच्छाएं रखती है और उन्हें पूरा करने का अधिकार भी रखती है। अगला देखेंगे, स्त्री जीवन की प्रमुख समस्याओं का चित्रण क्या किया गया। तो जो है चित्रण जो है वह पितृसत्तात्मक सोच और भेदभाव के आधार पर किया है। शिक्षा से इसको वंचित रहना पड़ा, आर्थिक निर्भरता नहीं मिली, दहेज विवाह और घरेलू दबाव मिला, कार्यस्थल पर भेदभाव मिला, भावनात्मक शोषण किया गया इसका। इसके अलावा संघर्ष और प्रतिरोध का स्वर का बात करेंगे तो पुस्तक में स्त्रियां केवल पीड़ित ही नहीं, वे संघर्ष करती है, अपने लिए रास्ते बनाती है और अन्य स्त्रियों के लिए प्रेरणा भी बन जाती है। ये कहानी यह भी के आधार पर मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व एवं साहित्यिक जीवन का परिचय देना है। ठीक है, तो ये देखिए मन्नू भंडारी जो हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध कथाकार, उपन्यासकार और संपादक भी हैं। उनकी पुस्तक एक कहानी यह भी उनके रचनात्मक व्यक्तित्व और साहित्यिक दृष्टि को समझने का सशक्त माध्यम है। जन्म एवं प्रारंभिक जीवन का बात करेंगे तो इनका जन्म 3 अप्रैल 1931 को मध्य प्रदेश के भानपुरा मंदसौर में हुआ। उनका वास्तविक नाम महेंद्रा देवी भंडारी है। प्रारंभिक शिक्षा के बाद उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से एमए की उपाधि प्राप्त की। परिवार एवं वैवाहिक जीवन का बात करेंगे तो उनका विवाह प्रसिद्ध लेखक राजेंद्र यादव से हुआ।
दोनों ने मिलकर साहित्यिक क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाई तथा हंसिका नामक पत्रिका का संपादन भी किया था। साहित्यिक जीवन का शुरुआत का बात करेंगे तो मनु भंडारी ने कहानी लेखक से अपने साहित्यिक जीवन की शुरुआत की। उनकी प्रारंभिक कहानियां विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई और पाठकों का ध्यान भी क्या किया, आकर्षित किया। प्रमुख विधाएं एवं कृतियां का बात करेंगे तो उपन्यास, नाटक, संस्मरण, बाल साहित्य और इसके अलावा एक कहानी यह भी आपका बंटी, महाभोज, त्रिशंकु, यही सच है, स्वामी, इन सभी चीज़ों को लिखा है इन्होंने। लेखन की विशेषता भी इनकी बहुत ज़्यादा सरल थी, सरल भाषाओं में लिखा करते थे। सम्मान और पुरस्कार का बात भी किया है, व्यक्ति की विशेषताओं का भी बात इसमें किया गया है। तुलसी राम का बात करेंगे। तुलसी राम की मुर्दहिया आत्मकथा में दलित जीवन, सामाजिक भेदभाव एवं जो संघर्ष का चित्रण स्पष्ट किया है उसके बारे में। तो तुलसी राम की आत्मकथा मुर्दहिया दलित समाज के जीवानुभवों का सच्चा दस्तावेज है। इसमें दलित जीवन की दारुण स्थितियों, सामाजिक भेदभाव और संघर्ष का मार्मिक एवं यथार्थ चित्रण हुआ है। जो दलित जीवन का चित्रण है, तुलसी राम का जन्म अत्यंत गरीब दलित परिवार में हुआ। गांव जो है मुर्दहिया पूर्वी उत्तर प्रदेश में दलितों की बस्ती गांव से बाहर कीचड़, गंदगी और अभावों के बीच स्थित थी। भोजन, वस्त्र, मकान, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएं भी उन्हें उपलब्ध नहीं थी। ऋतु परिवर्तन पर भी एक समय का भोजन जुटाना कठिन हो जाता था। सामाजिक भेदभाव का चित्रण का बात करेंगे तो दलित होने के कारण उन्हें ऊंची जातियों के लोगों द्वारा अपमान, तिरस्कार और भेदभाव झेलना पड़ा है। उन्हें कुएं का पानी लेने तक भी नहीं दिया जाता था। मंदिरों में प्रवेश वर्जित था। चाय की दुकानों पर अलग बर्तन दिए जाते थे। स्कूल में भी शिक्षा और शिक्षार्थी जो विद्यार्थी थे उन्हें अछूत समझते थे, यानी कि इतने बुरे तरीके से क्या किया जाता था, उनको दबाया जाता था। संघर्ष का चित्रण का बात करेंगे तो इन्होंने बहुत ज़्यादा आर्थिक तंगी देखी, सामाजिक तनाव देखा, अनेक कठिनाइयों को देखा। शहर जाकर पढ़ाई की, छोटे छोटे काम किए, लेकिन आगे बढ़ते रहे। संघर्ष का परिणाम क्या हुआ तो तुलसी राम की शिक्षा ने उन्हें आत्मविश्वास दिया और वे एक लेखक, चिंतक और समाज के सजग नागरिक बन गए। उनकी आत्मकथा दलित समाज की आवाज़ बनकर उभरती है और आने वाली पीढ़ियों को संघर्ष करने की प्रेरणा देती है। एक लास्ट प्रश्न देखेंगे, मुर्दहिया की दलित अस्मिता, सामाजिक विषमता एवं शिक्षा के महत्व का उदाहरण दीजिए। तो देखिए, इसमें तुलसी राम का एक आत्मकथा है जो दलित जीवन की सच्ची करुणा और संघर्षपूर्ण गाथा है। इस आत्मकथा में दलित अस्मिता, सामाजिक विषमता और शिक्षा के महत्व को अनेक घटनाओं और अनुभवों के माध्यम से अत्यंत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया है। इसका चित्रण का बात करेंगे, ठीक है, तो तुलसी राम ने अपनी अस्मिता को स्वीकारते हुए दलित होने पर गर्व अनुभव किया। वे लिखते हैं कि मैं दलित हूँ, यह मेरी पहचान है, मेरी नियति है। बचपन से ही उन्हें अपनी जातिगत अपमान और तिरस्कार का एहसास था, लेकिन उन्होंने इसे अपनी कमजोरी न बनाकर अपनी पहचान और संघर्ष की शक्ति को बनाया। सामाजिक विषमता का चित्रण का बात करेंगे तो आत्मकथा में समाज की जाति व्यवस्था की क्रूर सच्चाई को उजागर किया है। दलितों को छूना तो दूर, उनकी छाया तक से ऊंची जाति के लोग अपवित्रता मानते थे। उन्हें कुआं, मंदिर, स्कूल, यहाँ तक कि गांव की पगडंडियों पर भी भेदभाव झेलना पड़ता था। शिक्षा के महत्व का चित्रण का बात करेंगे तो तुलसी राम ने शिक्षा को दलित समाज के उद्धार और आत्मसम्मान का सबसे बड़ा हथियार बताया। वे मानते हैं कि शिक्षा ही वह साधन है जो दलितों को अज्ञान, गुलामी और शोषण की जंजीरों से मुक्त कर सकती है एवं स्वयं की कठिन परिस्थितियों के बावजूद उन्हें शिक्षा प्राप्त की और आगे बढ़े। तो इस प्रकार यहाँ तक ये 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग किए। जिनको भी ये PDF चाहिए, मेरा ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इस कॉन्टैक्ट नंबर पर मैसेज कीजिएगा, ये आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और यदि ये क्वेश्चन अच्छा लगता है, ठीक, ये आपका पैटर्न अच्छा लगता है, आप एग्जाम में एक बार फॉलो करके देखिए, ठीक है। कंटेंट जो है आप किसी का भी कंटेंट से इसको मैच करा लीजिए, उससे बेहतर कंटेंट आपको मिलेगा। और एक बार भरोसा कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।